महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे केंद्रीय चुनाव आयोग की, जो पिछले कुछ दिनों से अपनी निष्पक्षता को लेकर कटघरे में खड़ा है। किस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए थे और सवालों के जवाब अब तक नहीं दिए गए हैं। और इसी बीच अब ताजा मामला सामने आया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर से, जहां पर एक घर के अंदर 119 वोटर्स का नाम रजिस्टर्ड किया गया। इस जानकारी के आने के बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ चुका है। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र के जलगांव की, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम लड़के को पीट कर इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक हिंदू लड़की से फोन पर बात करता था और उससे मिला करता था। इस पूरी घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमीन ने कई सारे सवाल उठाए हैं। इसके अलावा बात करेंगे बीएमसी चुनाव की, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की तरफ से नवाब मलिक को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ये वही नवाब मलिक है जिसे बीजेपी ने जेल में डालने का काम किया था। और इस अनाउंसमेंट के बाद एक बार फिर से बीएमसी के चुनाव की लड़ाई और भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो चुनाव आयोग है हमारा, वो बड़े पैमाने पर सवालों में खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सारे गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं और उन आरोपों के अब तक ठीक तरह से जवाब नहीं आए हैं। पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया था कि कैसे बिहार के एक घर में 80 लोगों के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। और अब उसी तरह का मामला सामने आया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर से। चंद्रपुर के केमिकल वार्ड नाम के इलाके में एक घर है जिसका नंबर है 350 और इसी घर में 119 लोगों का नाम चुनाव आयोग की तरफ से रजिस्टर्ड किया गया है। आप देख सकते हैं वो चुनाव आयोग की लिस्ट, उस लिस्ट में एक ही घर दिखाई दे रहा है जिसका नंबर है 350 और उसी घर के अंदर लगभग 119 मतदाताओं के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। कांग्रेस के लोगों का यह कहना है कि इस घर के एरिया की अगर बात करें तो यह महज 600 स्क्वायर फीट का घर है और इस घर में 2 लोग रहते हैं और वो भी यहाँ पर नहीं रहते हैं और घर काफी वक्त से बंद है। लेकिन इस घर के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से 119 लोगों के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। लोकमत समाचार की यह खबर है और इस खबर ने बड़े पैमाने पर सवाल उठाने का काम किया है चुनाव आयोग के ऊपर। आपको बता दें कि जब हम ईपिक नंबर जो इसमें दिया गया है, उस ईपिक के नंबर के जरिए भी इन सारे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसके अंदर भी इन लोगों का नाम जो है उसी घर के अंदर बताया जाता है, यानी कि मकान नंबर 350 में इन सभी लोगों का नाम रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है चुनाव आयोग पर। आप सुनिए क्या कहना है कांग्रेस के जो वहां के लोकल लीडर है राजू रेड्डी, उनका। नमस्कार। देश के नेते, विरोधी पक्ष नेते सम्माननीय राहुल गांधी जी ने बीते कई दिनों से इलेक्शन कमीशन को डेटा मांग रहा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा ना देते हुए सादा डेटा में उन्होंने पेपर में दिया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को मालूम है कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस टाइम पर पूरा माहौल कांग्रेस की तरफ था, लेकिन जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो माहौल पूरा भाजपा तरफ गया। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर में डाउट आ रहा था। माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उन्होंने पड़ताल किया, उसके बाद गुग्गू शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से हम पूरे लोग मिलकर पड़ताल करे। 350 घर में 119 वोट पाया गया है। 119 वोट में हमने यहाँ पड़ताल करने के बाद पता लगा कि 2 ही लोग रहते हैं, 2 ही वोट है, 600 फुट का घर है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भाजपा की ओर में काम कर रहा है, इसीलिए कांग्रेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उजागर किया। साथ ही साथ गुग्गूस में और कई जगह ऐसा मतदान मिलने का 100% चांसेस है, जिस मतदान को हेराफेरी करते बढ़ाते जा रहे हैं और भाजपा के फेवर में काम करने के लिए लगाते जा रहे हैं। इसीलिए मैं कांग्रेस तरफ से विनती करता हूं कि उनके ऊपर भी देशद्रोही की गुना दाखिल होना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से बड़ी आंदोलन छेड़ा जाएगा।
जाहिर तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस है उसे बड़े पैमाने पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। और इसी के बाद से ही लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग अनपढ़ लोगों को बैठा कर वोटर्स के रजिस्ट्रेशन का काम करता है? क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि ये कोई फेक वोटर्स वाला मामला नहीं है, ये सिर्फ जो एंट्री की जाती है उस जो ऑफिसर था उसने इसे गलत तरीके से एक ही घर में एंट्री किया गया, यानी कि उसकी तरफ से एक ही मकान नंबर जो है वो सभी के इसमें डाल दिया गया और इससे चुनाव प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या चुनाव आयोग जिन लोगों को भेजता है लोगों के नाम रजिस्टर्ड करने के लिए, क्या उनमें जरा भी अकल नहीं होती है? क्या उन्हें नहीं पता कि एक ही घर के अंदर वो 350 लोगों का नाम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? और क्या 600 स्क्वायर फीट के रूम में क्या 119 लोग रह सकते हैं? ये अपने आप में सवाल उठाता है। और पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि जो चुनाव आयोग है वो स्कूल के टीचर्स को ये जिम्मेदारी देता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन टीचर्स को भेजा गया था क्या वो इस लायक भी नहीं थे कि वो लोगों का नाम एड्रेस सही तरीके से लिख सके? तो ये चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाता है और विपक्ष जो है वो लगातार इसको लेकर वोट चोरी का आरोप भी लगा रहा है। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग है वो कटघरे में खड़ा है और चुनाव आयोग को जरूरत है कि वो इन सारे चीजों पर जवाब दे, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव करवाना, सही तरीके से चुनाव करवाना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस वक्त चुनाव आयोग के सामने बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आई है महाराष्ट्र के जलगांव से, और इस खबर ने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है, क्योंकि यहाँ पर एक 21 साल के मुस्लिम लड़के की पीट कर हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो एक हिंदू लड़की से बात किया करता था। जानकारी के अनुसार मामला जामनेर का है और यहाँ पर एक 19 साल का लड़का जिसका नाम सोहेल पठान बताया जा रहा है वो रहा करता था और उसकी दोस्ती एक 19 साल की हिंदू लड़की के साथ थी और इस लड़की से वो लगातार बातचीत किया करता था। सोमवार की ये घटना है। सोमवार को सुलेमान अपने घर से जामनेर के लिए निकला हुआ था और वहां जाकर उसने पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म भरा था और उसके बाद उसने अपनी महिला मित्र से मुलाकात की थी और दोनों ही एक कैफे में बैठे हुए थे। उन्होंने वहां पर कुछ खाया और उसी वक्त वहां पर कुछ लोग आ गए। उन लोगों ने सुलेमान को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, सुलेमान को ये लोग 25 किलोमीटर दूर उसके गांव बेतवाड़ ले गए और वहां लेकर जाकर उसके घर वालों के सामने उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई इस हद तक की गई कि उस लड़के की मौत हो गई। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसने कई सारे सवाल हमारे समाज पर उठाने का काम किया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ये सवाल पूछा है कि क्या देश के मुसलमानों को देश में रहने का हक नहीं है, और अगर हक नहीं है तो आप हम मुसलमानों को कहीं और किसी और देश में भेज दीजिए। सुनिए क्या कहना है अबू आजमी का। मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, मैं उनके सामने एक अपील पेश करना चाहता हूं। सर, आप महाराष्ट्र के मुखिया हैं। 11 अगस्त यानी परसों की बात है, एक लड़का सुलेमान जामनेर में एक कैफे से कुछ लोग उसको उठा के लेके गए और 25 किलोमीटर दूर उसको इतना मारा 25 किलोमीटर दूर उसका गांव था, उसके गांव के घर के सामने मारा। माँ बाप आए बचाने, उनको भी मारा, मार के फेंक दिया नंगी बदन उसको। माँ बाप लेकर जामनेर आए और हॉस्पिटल ले गए, उसको मुर्दा कर डेथ कर दी। सर, हो सकता है जो रूमर है कि किसी नॉन मुस्लिम लड़की से बात करता था
तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की से बात करता तो लड़की क्यों बात करती थी? क्या लड़की माइनर थी? अगर लड़की माइनर नहीं थी तो उस लड़की का भी कसूर है, दोनों का कसूर है। और ये कसूर तो माना नहीं जाता सर। देश में कानून है कि 18 साल की उम्र के बाद। ये घटना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। सवाल हमारे समाज पर है कि क्या हम इतने इनटॉलरेंट हो गए हैं कि लोग जब फोन पर बात करते हैं और उस बात से इतने नाराज होकर हम किसी की हत्या कर देते हैं? और क्या एक धर्म के लोगों की क्या दूसरे धर्म के लोगों से बात करने की इजाजत हमारे देश में नहीं है? तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है हमारे समाज पर, हमारी सोच पर, हमारे सिस्टम पर। अब बात करते हैं बीएमसी चुनाव की, जो आने वाले नवंबर में हो सकते हैं और इसी को लेकर राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो पूरी तरह से तैयारी करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी के मुद्दे पर एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टियां अपना अपना प्लान बना रही है। और इसी कड़ी में अब अजीत पवार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है और अजीत पवार ने नवाब मलिक को बीएमसी के चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार अजीत पवार ने मुंबई चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नवाब मलिक को बनाया है और इस समिति में उनकी बेटी और जिशान सिद्दीकी को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ये वही राजनेता है जिन्हें बीजेपी ने जेल में डालने का काम किया था और उसकी वजह से ही बड़े पैमाने पर उद्धव ठाकरे की उस वक्त की सरकार पर सवाल उठाने का काम किया था। लेकिन आज उसी नवाब मलिक को एनसीपी अजीत पवार ने अपने चुनाव का प्रबंधन बनाया है और यहाँ पर अब बीजेपी किस तरह से रिएक्ट करेगी ये अपने आप में सवाल उठने लगा है, क्योंकि बीजेपी की वजह से ही नवाब मलिक जेल गए थे। लेकिन समीकरण बदले, बीजेपी ने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब आलम यह है कि जो नवाब मलिक है उस नवाब मलिक के साथ हो सकता है बीजेपी को मुंबई के चुनाव में काम करना पड़े। आपको बता दें कि अजीत पवार ने नवाब मलिक को जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसका अध्यक्ष बनाकर कहीं ना कहीं जो शहर के मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें लुभाने का काम किया है। आपको बता दें कि लगभग 19% के आसपास मुंबई में मुस्लिम वोटर्स हैं और ये मुस्लिम वोटर्स बड़े पैमाने पर उद्धव ठाकरे के वोटर्स हैं। तो ऐसे में नवाब मलिक को अपने चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाकर जो अजीत पवार है उन्होंने एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश की है। देखना जरूरी है कि अजीत पवार के इस कदम से कितना बीजेपी और उनके अलायंस को फायदा होता है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत।